नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे एससीजी न्यूज़ पर। लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के ठीक एक दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का सभी धर्मों को लेकर के एक बयान आया, जिसके अब कई सियासी मायने निकालने जाने लगे हैं। भागवत ने मणिपुर हिंसा पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से शांति की राह देख रहा मणिपुर राज्य पिछले 10 साल शांत रहा, लेकिन अचानक से गन कल्चर फिर कैसे बढ़ गया। जो कलह वहां पे हुई है उस पर प्राथमिकता से विचार करना जरूरी है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय समापन समारोह को संबोधित करने के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी की पूजा का सम्मान करना जरूरी है। यह मानकर चलना है कि हमारे जैसे उनका भी धर्म सच्चा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें दो पक्ष होने के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा तो होती है। चूंकि यह प्रतिस्पर्धा है, इसलिए खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक गरिमा होनी चाहिए। झूठ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बस इसी के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आगे भी कहते हैं, तो कहते हैं कि चूंकि जनता में जाने और देश चलाने के लिए लोगों को जनता चुनती है। आरएसएस चीफ कहते हैं कि देश की जनता लोगों को चुनती है संसद में जाने के लिए और देश को चलाने के लिए, लिहाजा उन्हें सहमति बनाकर के कुछ अच्छे काम करना चाहिए। यह प्रतिस्पर्धा कोई युद्ध नहीं है। एक दूसरे की जिस तरह से आलोचना की गई, इस तरह के अभियान चलाने से समाज में मतभेद पैदा होगा और विभाजन होगा। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आरएसएस जैसे संगठनों को भी इसमें बेवजह घसीटा गया। मोहन भागवत ने कहा कि तकनीकी के माध्यम से झूठ को पेश किया गया। झूठ को प्रचारित करने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में देश कैसे चलेगा। विपक्ष को विरोधी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विपक्ष है वे एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया इस चुनाव में, क्योंकि हमारे देश के सामने अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख का इशारा तो साफ था कि वो इस चुनाव में आजमाए गए चुनावी हथकंडों का समर्थन नहीं करते हैं। बहरहाल 10 जून को नई सरकार के मंत्रियों का पोर्टफोलियो मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोदी 3 कैबिनेट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वापस मिला। साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मंत्री पद के शपथ लेने से पहले इस बात पर भी चर्चा छिड़ी हुई थी कि मनोहर लाल खट्टर या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन इन दोनों नेताओं की मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ये सभी दावों पर विराम लग गया। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम जो है वो है डी पुरंदेश्वरी का, जिन्हें स्पीकर बनाकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण साध सकती है, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी तेलुगु देशम पार्टी की संस्थापक और दिग्गज नेता रहे एनटी रामाराव की बेटी है। 64 साल की पुरंदेश्वरी मौजूदा तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली भी है। आंध्र प्रदेश को बांटकर 2 राज्य बनाने के मसले पर पुरंदेश्वरी कांग्रेस से नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था उस समय कि तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का जो विभाजन किया गया है उससे उनको बहुत दुख पहुंचा है। 2014 को उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मौजूदा समय में वो आंध्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें अध्यक्ष बनाती है तो एक तीर से 2 निशाने सध जाएंगे। एक नाम और चर्चा में है, वह है महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े का, जो वर्तमान में बिहार के प्रभारी महासचिव हैं। बीजेपी बिहार में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया था, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिला। महाराष्ट्र में आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर खुद से छिटका हुआ वोट बैंक फिर से समेटने की कोशिश कर सकती है। तावड़े मराठा समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र मराठा आंदोलन की वजह से काफ़ी अशांत रहा है। जगह जगह और केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में कई प्रदर्शन किए गए थे। ऐसे में विनोद तावड़े यहाँ तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।
तावड़े ने बीते कुछ दिनों में मोदी सरकार की कई योजनाओं को खूब प्रचार प्रसार भी किया। विनोद तावड़े पहले नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कृषि के लिए अलग से बजट की मांग की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक और नाम है जो इस समय चर्चा के केंद्र बिंदु में है, और वह नाम है वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। सुनील बंसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक भी रह चुके हैं। राजनीतिक रूप से इन्होंने कई बार खुद को साबित भी किया है। एक नाम तो BL संतोष का भी लिया जा रहा है, जो भी RSS के बड़े प्रचारक के रूप में जाने जाते रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी के संगठन महासचिव के पद पे हैं। पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर BL संतोष को कुछ लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बेहतर विकल्प मानते हैं, लेकिन उनके लिए यह पद काफ़ी चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके लिए राज्य बीजेपी का एक बड़ा वर्ग BL संतोष को दोषी मानता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में एक दावेदार राजस्थान से भी आते हैं, जी, ओम प्रकाश माथुर। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उन्हें राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा था। उस समय चुनाव में बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओम माथुर ने सुनील बंसल के साथ मिलकर राज्य में बीजेपी की जीत की पटकथा लिख दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही वह ओम माथुर के संगठन के तौर पर काम करने के कायल रहे हैं। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायां हाथ भी लोग कहते हैं। दक्षिण के राज्य तेलंगाना के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। फिलहाल वह बीजेपी के OBC मोर्चा के प्रमुख पद पर है। ऐसे में बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दक्षिण के राज्यों में OBC वोट बैंक को साध सकती है। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार में सहयोगी है। ऐसे में अब पार्टी की नज़र तेलंगाना पर निश्चित रूप से होगी। लेकिन लक्ष्मण की पहचान यह है कि वह शांत और आक्रामक दोनों तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हालांकि तेलंगाना के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता जो उनकी संभावित उम्मीदवारी के खिलाफ जाता है। तो इंतजार करिए इन संभावित नामों में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास जाती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता गुगली फेंकने में माहिर हैं, जिसमें मीडिया के सभी कयास धरे के धरे रह जाते हैं।